वंदे मातरम दर्शकों, आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है और विशेषकर ऐसे जो भी व्यूअर्स है जिनके परिवार में कोई भी वरिष्ठ नागरिक है यानी वरिष्ठ सदस्य है, 60 साल से ऊपर के अगर कोई भी स्त्री पुरुष या कोई भी अगर परिवार के सदस्य है तो उनके लिए राजस्थान सरकार की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है, जिसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। आपको किस तरीके से आवेदन करना है, इसके अलावा कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन आवेदन नहीं कर सकता, इसके अलावा कौन सहायक ले जा सकता है और आवेदन कैसे होंगे, अब तक कितने आवेदन किए गए हैं, किस किस दर्शन स्थल की आपको यात्रा करवाई जाएगी और इसके अलावा क्या क्या खर्च करना पड़ेगा आपको या सारा काम निःशुल्क होगा या जो भी सारी जानकारी मैं आपको दूंगा और आवेदन किस तरीके से करेंगे उसका भी मैं आपको लाइव प्रोसेस करके बताऊंगा किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता होगी। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि आज का एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है देवस्थान विभाग की तरफ से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना 2024 का जो नोटिफिकेशन है और इसमें निम्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी, यानी 15 जो स्थान है जहाँ की तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी, जिसमें रामेश्वरम मदुरई, जगन्नाथपुरी तिरुपति बालाजी, द्वारकापुरी सोमनाथ, वैष्णो देवी अमृतसर, प्रयागराज वाराणसी, मथुरा वृंदावन बरसाना, समेत शिखर पावापुरी बैद्यनाथ, उज्जैन ओंकारेश्वर त्र्यंबकेश्वर नासिक, गंगासागर कोलकाता, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी, हरिद्वार ऋषिकेश अयोध्या, मथुरा अयोध्या, बिहार शरीफ, वेलकानी चर्च तमिलनाडु। तो ये तो 15 स्थान हो गए जो रेल के द्वारा यात्रा में होंगे। और हवाई यात्रा के लिए अगर आपका चयन हो जाता है तो पशुपतिनाथ मंदिर जो काठमांडू में नेपाल में है वहाँ की यात्रा करवाई जाएगी। अब उक्त तीर्थ स्थलों में से आपको अपनी पसंद के 3 स्थल है वो चयन करने पड़ेंगे। मैं पूरा प्रोसेस आपको बता दूंगा कैसे करना है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो नोटिफिकेशन में दी वो बताऊंगा, उसके बाद में जो विस्तार से आपको बताऊंगा कि कौन कौन आवेदन कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते। तो पहला तो राजस्थान के मूल निवासी हो, पहली शर्त हो गई। दूसरी 60 साल से अधिक आयु के नागरिक हो, यानी वरिष्ठ नागरिक हो, 60 साल से अधिक आयु हो और जो आयकर दाता नहीं हो। ये भी एक विशेष बात है कि उन इनकम टैक्स भरने वाले नहीं हो। और आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है वो 4/9/2024 से शुरू हो चुकी है, यानी आज से ही, आज 4 तारीख है, आज से आवेदन शुरू हो चुके हैं। और आज मैं आपको बता दूंगा कि अब तक कितने आवेदन भरे गए हैं। आप भी चेक कर पाएंगे कितने आवेदन किस जिले से किस तीर्थ स्थल के लिए भरे गए हैं, वो भी पता आप कर पाएंगे। और 19/9/2024 तक ये इसकी लास्ट डेट रहेगी, यानी 19 सितंबर तक आप आवेदन कर पाएंगे। और इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश वगैरह है वो देवस्थान विभाग की जो वेबसाइट है deवस्थान.rajasthan.gov.in, इस पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी और फॉर्म भी आपको उसी पे भरना है। अब फॉर्म आप सीधे आवेदन कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं अगर आप कंप्यूटर के जानकार हैं तो, या ई मित्र से कहीं भी से भी आप आवेदन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आयुक्त कार्यालय जो भी दूरभाष नंबर है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात एक और दी हुई है कि वर्ष 2022 के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना में प्राप्त आवेदनों में से ही 23-24 में यात्रा पर गए यात्रियों के अलावा अवशेष रहे यात्री भी इस वर्ष यात्रा हेतु पात्र होंगे। उन्हें नए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी 22-23-22 में जो फॉर्म भरेंगे तो उनमें से अगर अभी तक आपका चयन नहीं हुआ है और आपका नाम है उसमें, तो अभी भी आपका नंबर आ सकता है। तो एक तो मैं शुरू में आपको बता दूं कि जो कई बार समस्या ये होती है कि अब जैसे ये 23-24 वाले जो भी आवेदन थे उनको भी अलाउ कर रहे हैं, तो आप अपना मोबाइल नंबर और जो भी संपर्क सूत्र जो दें वो आप लेटेस्ट दें, अपडेटेड दें। आप मोबाइल नंबर कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे 2022-23 में या 22 में अगर फॉर्म भरे थे और वो अभी तक उनका नंबर नहीं आया और हो सकता है उनके नंबर अभी आए, तो आपको जो भी सूचना मिलेगी वो मोबाइल के द्वारा मिलेगी। तो आप मोबाइल नंबर अपना वही एंटर करें जो आपके या तो एक तो जनाधार में जुड़ा हुआ वो, और ये मोबाइल नंबर हमेशा चालू रहे, बंद नहीं होना चाहिए, ताकि आपको उचित समय पर जो भी सही जानकारी मिल सके। अब डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से कौन कौन पात्र होंगे, क्या क्या होगा, ये सारा बताऊंगा। इसके बाद में जो देवस्थान की जो वेबसाइट है इस पे जाकर के आप किस तरीके से इसका फॉर्म है वो अप्लाई कर पाएंगे। तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको जनाधार की आवश्यकता होगी और भी जो भी जानकारी वगैरह होगी मैं सारी जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी की पूरी जानकारी दी जाए। ये जैसे मेन साइट होगी इस पे जाकर के आपको तीर्थ स्थान वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के लिए आवेदन है वो यहाँ करना पड़ेगा। आप चिकित्सा प्रमाण पत्र भी आपको लगाना पड़ेगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र का फॉर्मेट क्या होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा किस तरीके का होगा। और इसके लिए अगर आप संपर्क सूत्र यानी किसी से कांटेक्ट करना चाहें तो वो भी आपको कहाँ से मिलेंगे मैं आपको वो भी बता दूंगा कि आप किससे संपर्क करेंगे। तो ये सारी जानकारी मैं आपको वीडियो में दूंगा। वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद में आपको किसी को कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो अब बात करते हैं इम्पोर्टेंट योजना का नाम आपको होता है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना 2024
और ये योजना है 2013 से शुरू की गई थी रेल यात्रा, और 2016 से रेल और हवाई यात्रा इसमें शामिल की गई है। अब इस योजना का उद्देश्य आपको पता है कि राजस्थान के जो भी मूल निवासी है और वरिष्ठ नागरिक है, यानी 60 साल या उससे अधिक आयु के जो भी व्यक्ति है, वो जीवन काल में एक बार देश या देश के बाहर के विभिन्न स्थानों की तीर्थ यात्रा निःशुल्क कर सके, क्योंकि राज्य की सहायता से हो जाएगी, आपको कुछ भी इसमें किराया वगैरह देने की आवश्यकता नहीं होगी। अब इसके लिए जो भी अनुदान वगैरह होगा वो स्वयं विभाग द्वारा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, यानी देवस्थान विभाग इसका आयोजन करेगा, और यात्रा का जो भी व्यय वगैरह है वो विभाग के द्वारा से दिया जाएगा, आपको कुछ भी वहाँ किराया वगैरह देने की आवश्यकता नहीं होगी। अब इसमें कितने लोग लाभान्वित होंगे, तो योजना में कुल लाभार्थियों की संख्या है वो 30,000 है रेल मार्ग से, और 6,000 जो भी तीर्थयात्री है वो वायुयान से यात्रा यानी काठमांडू की यात्रा कर सकते हैं। अब यहाँ जैसे जो इसमें है कि इसमें देवस्थान विभाग द्वारा तीर्थ स्थल हेतु आवेदकों की संख्या और यात्रा की संभावना के आधार पर उक्त संख्या और अनुपात में परिवर्तन किया जा सकेगा, यानी जैसे जो भी चॉइस होगी, लोग चॉइस भरेंगे, उसके अनुसार सारा आंकड़ा निकालने के बाद में आपको जो भी स्थान मिलेगा उसी के अनुसार इसका चयन किया जाएगा। अब रेल के द्वारा मैंने आपको बता दी 15 स्थान है, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी, तिरुपति, द्वारकापुरी, वैष्णो देवी, प्रयागराज, वृंदावन, मथुरा समेत शिखर, उज्जैन, गंगा सागर, कामाख्या, हरिद्वार, मथुरा, बिहार शरीफ और चलगानी। और इसके अलावा यहाँ आप हवाई यात्रा पशुपतिनाथ की कर सकते हैं। अब इसमें जो भी कुछ स्थानों को आगे पीछे कम ज़्यादा किया जा सकता है वो, और तीर्थ यात्रा स्थान हेतु निर्धारित स्थल भी विज्ञप्ति में वर्णित होंगे, और विषम परिस्थिति में प्रस्थान या गंतव्य स्थल परिवर्तित करने का अधिकार और दूरी की कमी या यात्रियों की संख्या के कम संख्या के मद्देनजर लग्जरी बस से यात्रा करवाने हेतु आयुक्त देवस्थान विभाग अधिकृत होगा। यानी कोशिश तो ये होगी कि रेल से यात्रा होगी, लेकिन फिर भी अगर रेल का मामला नहीं बैठता है तो जो लग्जरी बस है उसके द्वारा भी यात्रा हो सकती है। अब योजना के लिए पात्र तो कौन कौन होंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो राजस्थान के कोई भी मूल निवासी हो और 60 साल से अधिक उनकी आयु हो, और 60 साल की गणना है वो 1 अप्रैल 2024 को आधार मानकर की जाएगी, यानी जिनकी भी आयु 1 अप्रैल 2024 को 60 वर्ष हो चुकी है वो इसमें आवेदन कर सकें। अर्थात अगर यूँ देखें तो इसका जन्म है, किसी भी व्यक्ति या महिला पुरुष का जन्म है अगर 1 अप्रैल 1964 के पूर्व का है तो वो 60 साल का हो जाएगा। अगर किसी का जन्म 1 अप्रैल 2064 के बाद का है, यानी मई, जून 64, 65 या 67, 70 जिसका भी अगर जन्मदिन, तो वो वैलिड नहीं होगा। इसके अलावा आवेदक स्वयं या उसका जीवन साथी आयकर दाता नहीं हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, या तो वो खुद आयकर दाता है या उसका जीवन साथी, कोई महिला है आवेदन कर रही है, उसका अगर पति आयकर दाता है, इनकम टैक्स भर रहे हैं, तो वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। और आवेदक द्वारा पूर्व में देवस्थान विभाग द्वारा सरकार की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा का लाभ नहीं उठाया गया हो। नहीं, अगर पहले आपने इसमें लाभ उठा लिया है, आप यात्रा कर चुके हैं, तो आप दोबारा आवेदन नहीं कर सकते। और अगर मान लो आप जो भी घोषणा वगैरह दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, गलत सूचना देते हैं, तो आपको जो भी संपूर्ण व्यय है और उस पर 25% जो दंड राशि अलग से दे होगी, और इसके अलावा जो भी वसूली वगैरह की जाएगी। और भिक्षावृत्ति पर जीवन यापन करने वाली योजना के पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा यात्रा हेतु शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम होना चाहिए, और इसके लिए आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी संलग्न करना पड़ेगा, मैं आपको फॉर्मेट बता दूंगा। और किसी संक्रामक बीमारी जैसे टीबी है, कंजेस्टिव कार्डियक है, श्वास में अवरोध संबंधी बीमारी है, कोरोनरी अपर्याप्तता है, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस है, मानसिक व्याधि है, संक्रामक कुष्ठ रोग वगैरह है, ऐसे अगर कोई बीमारी है तो वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट है वो संलग्न करना पड़ेगा, साथ में लगाना पड़ेगा। और वरिष्ठ नागरिक को आवेदन पत्र के साथ में चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, जो आपको आवेदन करेंगे उसी समय आपको अपलोड करना पड़ेगा। और जिन आवेदकों द्वारा गत वर्षों में योजना के अंतर्गत आवेदन किया गया है उनको अगर उक्त नंबर यात्रा में चयन नहीं हुआ है तो वे आवेदन करने के पात्र होंगे। यानी आवेदन तो किया था लेकिन अभी तक उनका कोई भी नंबर वगैरह योजना में नहीं आया तो वो पात्र हो सकते हैं या आवेदन कर सकते हैं। रेल और हवाई यात्रा के दौरान बर्थ रिक्त होने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार ऐसे इच्छुक पात्र व्यक्ति जिन्होंने आवेदन किया हो लेकिन अन्यथा यात्रा के पात्र है, ऐसे व्यक्ति को रिक्त सीटों पर यात्रा जाने हेतु संपूर्ण रिकॉर्ड और ऑनलाइन इंदराज कराने के उपरांत अनुमत करने का अधिकार आयुक्त देवस्थान विभाग होगा। तो जो भी रिक्त पोस्टें वगैरह होगी उनकी सीटें होगी उसके लिए अलग से जो भी देवस्थान विभाग तय करेगा। और जो आवेदक गत वर्षों में लॉटरी में चयनित हो चुके हैं, यानी लॉटरी में उनका चयन हो गया था लेकिन वो यात्रा के लिए उनको आमंत्रण भी भेजा गया था लेकिन वो यात्रा नहीं कर पाए हैं, संपन्न नहीं कर पाए, तो वो आवेदक इस योजना में पात्र नहीं होंगे। मान लो आपने गत साल फॉर्म भरा था, आपका चयन भी हो गया था लॉटरी में और आपके पास में लेटर भी या मैसेज भी आया था कि आप इतनी तारीख को उपस्थित रहो, लेकिन अगर आपने उसमें भाग नहीं लिया, यात्रा नहीं की है, तो आपका चांस गया, आप दोबारा आवेदन या इसमें पात्र नहीं हो सकते। और आवेदनकर्ता स्वयं और उसके जीवन साथी
केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र राज्य सरकार के उपक्रम स्थायी निकाय से सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी है तो आवेदक योजना के पात्र नहीं होंगे। यानी अगर आप सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं लेकिन गजेटेड है, यानी आप राजपत्रित अधिकारी के रूप में, यानी व्याख्याता या उच्च अधिकारी या शिक्षा विभाग की बात करें तो व्याख्याता या उसके ऊपर के प्रिंसिपल वगैरह से अगर रिटायर्ड हुए हैं तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में बजट की घोषणा संख्या 132 के रूप में वर्ष 22 की योजना में प्राप्त आवेदनों में से ही 23-24 में यात्रा पर गए यात्रियों के अलावा शेष रहे यात्री भी यात्रा के पात्र होंगे। उन्हें अलग से नए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी अगर 2022 में आवेदन किया था और आपका 2023-24 में अभी भी आप अवशेष रहे हैं, यानी आपकी यात्रा का नंबर नहीं आया, तो आप अभी भी उनका फॉर्म है वो आप चेक कर सकते हैं और आपको अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। अपात्रता यानी कौन आवेदन नहीं कर पाएगा, तो पहली बात तो जिसने भी पहले आवेदन में यात्रा कर चुका है इस योजना में वो आवेदन का पात्र नहीं होगा, या जिसका लॉटरी में चयन होने के बाद में स्वैच्छिक रूप से अपनी इच्छा से वो यात्रा पर नहीं गया है तो वो इस वर्ष पात्र नहीं होगा। इसके अलावा यदि पाया गया कि आवेदक यात्री ने असत्य जानकारी दी, यानी आप गलत तथ्य दे रहे हैं या जानकारी छुपा रहे हैं, जैसे आप इनकम टैक्स पेयर हैं और आप उसमें जानकारी नहीं देते हैं, तो अगर जब भी पता चलेगा तो आपको योजना से वंचित किया जा सकता है। और अगर आप उल्लंघन करते हैं तो आपके खिलाफ में जो भी कार्रवाई है और जो भी वसूली वगैरह वो की जा सकती है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि आवेदक के साथ जीवन साथी या सहायक की यात्रा के संबंध में प्रावधान, कौन आवेदक है वो अपने साथ जीवन साथी या ले जा सकता है, तो आवेदक अपने साथ जीवन साथी या सहायक के रूप में किसी एक को ले जाने हेतु अनुमत होगा। यानी कोई भी आवेदक है वो एक साथी को ले जा सकता है, परंतु आवेदन करते समय आवेदक को अपने आवेदन में भी बताना होगा कि उसका जीवन साथी या सहायक भी यात्रा करने का इच्छुक है। यानी जब आप फॉर्म भरेंगे तब आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपके साथ में जीवन साथी भी है या जो भी सहायक है वो यात्रा करने के इच्छुक है। आवेदक के जीवन साथी की आयु 60 वर्ष से कम होने पर भी सहायक के रूप में यात्रा कर सकते हैं। यानी मान लो कोई आवेदक है जिसका, जैसे मान लो पुरुष है वो आवेदक है और उसका चयन हो जाता है, उसकी पत्नी है वो 60 साल से कम है, तो भी वो आवेदक सहायक के रूप में आवेदन कर सकती है और वो यात्रा पर जा सकती है। पति और पत्नी के साथ साथ यात्रा करने पर सहायक को ले जाने की सुविधा नहीं रहेगी। यानी पति पत्नी दोनों का चयन हो जाता है तो सहायक को नहीं ले जा सकते। और यदि पति पत्नी दोनों की आयु 75 साल से अधिक है, यानी सुपर सीनियर है या तो 75 साल से अधिक है, तो वो आवेदक में सहायक पंजीकृत है और वो आवेदन करते समय सहायक को भी इसमें पंजीकृत करते हैं, तो विशेष परिस्थिति में उनको अनुमति दी जा सकती है। वो भी 75 साल के ऊपर की आयु हो और दोनों पति पत्नी अगर यात्रा कर रहे हो तो। और यात्रा में सहायक को ले जाने की सुविधा तभी प्राप्त होगी जब आवेदक की आयु 70 वर्ष से अधिक है। सीधी सी बात है कि अगर आपकी जैसे आप इसमें फॉर्म भरेंगे तो जनाधार आप जैसे एंटर करेंगे, जनाधार के नंबर आपके जो भी आवेदक है उसकी आयु आपके शो हो जाएगी, और आयु अगर आपके 70 साल से ऊपर शो हो रही है तो आप सहायक का ऑप्शन आएगा। अन्यथा अगर आपके सहायक का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप आयु चेक करें वो 70 साल से कम होगी तो सहायक को नहीं ले जा सकते। और यदि उसने अकेले ले तरह तो आवेदन किया है और यदि आवेदन की आयु 70 वर्ष से कम है तो सहायक अनुमत नहीं होगा, ये जरूर ध्यान रखें। और हवाई यात्रा में सहायक का प्रावधान नहीं होगा, यानी हवाई यात्रा आपको अकेले करनी पड़ेगी, किंतु मूल आवेदक पति या पत्नी होने की स्थिति में पति या पत्नी यात्रा में जाने के लिए अनुमत होंगे। ये भी एक विशेष बात है कि पति या पत्नी है वो साथ में जा सकते हैं। और यदि आवेदक विशिष्ट योग्य जन श्रेणी, यानी अगर उनके पास में दिव्यांग का सर्टिफिकेट है तो भी आवेदक को भी दिव्यांग विभाग द्वारा सहायक अनुमत किया जा सकता है। यानी विकलांग श्रेणी में है तो वो सहायक को ले जा सकता है। इसके अलावा रेल यात्रा में भी सहायक यात्री का होना आवश्यक, संबंधी का होना आवश्यक है। यानी जो भी सहायक है वो संबंधी होना चाहिए और विशेष परिस्थिति में अन्य व्यक्ति को भी सहायक के रूप में अनुमत करने का आयुक्त को अधिकार होगा। सामान्य रूप से अगर सहायक के रूप में है तो उसके परिवार का कोई भी सदस्य ही जाएगा। और सहायक की आयु भी 21 साल से और 50 साल के बीच में होनी चाहिए। और सहायक को रेल यात्रा पे ले जाने की दिशा में उसे भी सभी प्रकार की जो भी सुविधाएं यात्री को अनुगे होगी या दे होगी वो उसको भी होगी। और सहायक भी शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, फिट हो। और यात्री जीवन साथी या सहायक जो भी यात्रा करेंगे उनको समस्त दिशा निर्देशों की पालना करनी पड़ेगी और जो भी देवस्थान विभाग द्वारा आदेश वगैरह होंगे उनकी पालना करनी पड़ेगी। अब आवेदन कैसे करेंगे, तो आवेदन जो देवस्थान की विभाग की जो वेबसाइट है उसमें लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ही कर पाएंगे। ऑनलाइन ही करना है और आवेदक और उसके साथ जाने वाले सहायक या पति पत्नी दोनों के पास जनाधार कार्ड होना जरूरी है। यानी जनाधार से ही आवेदन होगा तो जनाधार कार्ड होना आपके पास में अनिवार्य है।
और आवेदन पत्र में अपनी पसंद के 3 तीर्थ स्थल वरीयता क्रम में प्रेफरेंस में आपको पढ़ने हैं, पहली चॉइस, दूसरी चॉइस, तीसरी चॉइस, इस तरीके से। और आवेदन भरने के बाद में उसकी प्रिंटेड कॉपी अपने पास रख लें, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी रख लें, हार्ड कॉपी भी रख लें। और आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन से पूर्व ही जनाधार हेतु पंजीयन की कार्रवाई कर लें, यानी आपका जनाधार है वो अपडेटेड होना चाहिए। अगर आवेदक की फ़ोटो और जो भी दस्तावेज वगैरह है आपके जनाधार में सही है तो आपको कुछ भी अन्य डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए जनाधार को आप अपडेटेड रखें, मोबाइल नंबर जो जनाधार में जुड़ा हुआ है वो भी सही रखें। अब इसमें और भी कुछ शर्तें हैं जो आवेदन की पात्रता संबंधी है कि एक तो आवेदन करते समय किन्हीं 2 निर्देशितों के नाम, यानी 2 जो भी आपके नॉमिनी है उनके नाम, मोबाइल नंबर और अन्य विशिष्टियों का विवरण भी देना होगा। यानी मान लो आपकी जैसे कोई भी इमरजेंसी हो जाती है, आपातकाल स्थिति हो जाती है, तो किससे संपर्क किया जाए, उनके नंबर भी आपको फॉर्म के साथ में ऑनलाइन वो सबमिट करना पड़ेंगे, ताकि उसकी डिटेल है वो देवस्थान विभाग के पास में रहेगी। और चयन का जो तरीका होगा, तो यात्रियों का चयन है जिला मुख्यालय पे जिला स्तरीय कमेटी के द्वारा लॉटरी से किया जाएगा। और चयनित यात्रियों की सूची है वो कलेक्टर कार्यालय और देवस्थान विभाग के सहायक कार्यालय के और वेबसाइट पे प्रदर्शित की जाएगी, यानी कौन कौन पात्र होंगे, कौन नहीं होंगे। और जो भी आप मोबाइल नंबर देंगे उस पर भी आपके मैसेज आएगा। तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि मोबाइल नंबर आप अपडेटेड रखें। और चयनित यात्री को यात्रा से पूर्व स्वास्थ्य संबंधी जो प्रमाण पत्र है वो पेश करना पड़ेगा। अब एक प्रमाण पत्र तो आप अभी आवेदन कर रहे हैं उस समय पेश करना पड़ेगा, और एक चिकित्सा प्रमाण पत्र यात्रा तिथि से 15 दिन पूर्व का होना अनिवार्य होगा। यानी जब भी आपका नंबर आ जाता है और आपकी डेट आ जाती है कि आपको इतनी तारीख को ट्रेन से यात्रा है, तो उससे 15 दिन पहले आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र भी बनवाना पड़ेगा। अब चयन के उपरांत यदि किसी कारणवश आवेदक तीर्थ यात्रा नहीं करता है तो उसे विभाग द्वारा निर्धारित हेल्पलाइन पर समय से पूर्व सूचना देनी होगी, अन्यथा उसे भविष्य में इस योजना हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। अगर आप निश्चित समय पर सूचना दे देते हैं तो उसके जगह कोई दूसरे की व्यवस्था हो जाती है, और अन्यथा फिर आप आगे, क्योंकि वो आपकी सीट खाली रहेगी तो आपको आगे पात्र नहीं माना जाएगा, ये जरूर ध्यान रखें। अब चयन की प्रक्रिया क्या होगी, तो यात्रियों का चयन जिला स्तर पर जो भी कमेटी होगी उसके द्वारा होगी, और प्रत्येक स्थान की यात्रा हेतु जिलावार कोटा निर्धारित किया जाएगा, जिसमें आवेदकों की संख्या के साथ में जिले की जनसंख्या के अनुपात को देखते हुए कोटा निर्धारित किया जाएगा। और कोटे से अधिक संख्या में आवेदन जो भी उपलब्ध होंगे तो कंप्यूटराइज लॉटरी होगी, यानी कंप्यूटर के आधार पर लॉटरी होगी, और उसमें कोटे में 100% अतिरिक्त व्यक्तियों की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी। यानी जितने भी यात्री लेने हैं उतने के उतने 100%, यानी 100 यात्री अगर जिले से लेने हैं तो 100 वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी, और शेष अन्य जो आवेदक होंगे उनकी भी 100% अतिरिक्त आरक्षित सूची यानी एडिशनल वेटिंग लिस्ट भी बनाई जाएगी। यानी मान लो जैसे 100 आदमी को यात्रा करनी है तो 100 की पहले सूची निकाली जाएगी, लॉटरी के द्वारा चयन किया जाएगा, 100 रिजर्व में रखेंगे और 100 एक्स्ट्रा रिजर्व में रखेंगे। तो ये भी आप समय समय पर अपना स्थिति चेक करते रहें। और चयनित यात्री की यात्रा न जाने स्थिति पर, यानी चयन हो जाता है और वो यात्रा नहीं करता है, तो प्रतीक्षा सूची में जो भी व्यक्ति है उनको समय पर वो मैसेज किया जाएगा, और उसमें भी अगर कम पड़ेंगे तो आरक्षित सूची से भी बुलाया जा सकेगा। और इस तरीके से जो भी प्रतीक्षा वेटिंग लिस्ट और एक्स्ट्रा वेटिंग लिस्ट है उनके भी यात्री है वो भी अपना तैयार रखें। लेकिन जो यात्रा इसके लिए जो ये सब कब होगा कि जब मूल चयन में, यानी पहली जो मेरिट जो भी मेन लिस्ट होगी उसमें से अगर कम पड़ते हैं तब आरक्षित यानी रिजर्व जो भी लिस्ट होगी उसमें से चयन किया जाएगा। और इसी तरह से यहाँ और है कि लॉटरी निकालते समय आवेदक के साथ पति या पत्नी या सहायक को एक मानते हुए लॉटरी निकाली जाएगी, यानी उनको एक ही इकाई ये माना जाएगा। जैसे 100 का कोटा है तो 100 होंगे, उसमें पति या पत्नी जो सहायक होंगे उनको शामिल नहीं किया जाएगा। और लॉटरी में चयन होने पर यात्रा के लिए उपलब्ध बर्थ या सीटों में से उतनी संख्या कम कर दी जाएगी। और रेल यात्रा और हवाई यात्रा की लॉटरी एक साथ निकाली जाएगी, पहले हवाई यात्रा की लॉटरी निकाली जाएगी उसके बाद में रेल यात्रा की। और चयनित यात्रियों और प्रतीक्षा सूची को देवस्थान विभाग के पोर्टल, जिला कार्यालय और देवस्थान विभाग के सहायक कार्यालय यानी सब जगह आपको पता चल जाएगा। और जिस व्यक्ति का चयन किया गया है वही यात्रा पे जा सकेगा, अन्य व्यक्ति को नहीं ले जा सकता। जिसने आवेदन किया है वही ले जाएगा, वही जा सकता है। इसके अलावा यदि पति पत्नी ने पृथक आवेदन किया है और एक का लॉटरी में चयन हो गया है और जीवन साथी का लॉटरी में चयन नहीं हुआ है तो उसे भी यात्रा पर भेजने हेतु आयुक्त देवस्थान निर्णय कर सकेंगे। यानी मान लो पति ने आवेदन किया और पति का सिलेक्शन हो जाता है और पत्नी ने अलग से आवेदन किया उसका नहीं होता है तो वो देवस्थान विभाग से संपर्क करें। अब क्या प्रक्रिया रहेगी यात्रा की, तो जिला कलेक्टर द्वारा जो भी लॉटरी निकाली जाएगी सूची है वो देवस्थान विभाग को सौंपी जाएगी। विभाग द्वारा यात्रा हेतु जो भी एजेंसी संवेदक उनसे यात्राओं की सूची सौंपी जाएगी, जैसे रेलवे विभाग को। और निर्धारित एजेंसी यानी जैसे रेलवे है या हवाई यात्रा के लिए यात्रियों के समूह को यात्रा पर ले जाने की व्यवस्था होगी। और उसके लिए जो भी व्यय और उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के बारे में राज्य सरकार द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा। और आपको निर्धारित स्थल पर पहुँचना पड़ेगा।
अब रेल यात्रा के लिए है तो रेल यात्राओं के लिए आपके जैसे मान लो जोधपुर संभाग है या जयपुर संभाग है तो आपको जो मेन संभाग स्तरीय रेलवे स्टेशन है वहाँ पे लगभग पहुँचाया जाएगा और ट्रेन में एक राजपत्रित अधिकारी है वो ट्रेन पर बारी ग्रुप में लगाया जाएगा। तो ये सारा काम है वो उनका होगा। आपको जो भी फॉर्म भरना है या जो भी करना है वो आपको कैसे करना है मैं बता दूंगा। एक बार यात्रा शुरू करने के बाद में अगर बीच में यात्रा छोड़ना चाहेगा तो उसे ऐसी सुविधा सरकार की ओर से नहीं ली जाएगी, यानी आपको कुछ विशेष परिस्थिति है तभी आप यात्रा को बीच में छोड़ सकते हैं और उसमें भी आपको जो भी उच्च अधिकारी वगैरह है उनसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। और अगर मान लो ऐसा नहीं करता तो आपको जो भी व्यय होगा वो आपको भरना पड़ेगा। हवाई यात्रा के लिए भी जो भी प्रावधान होगा वो होगा। अब इसमें एक तो इम्पोर्टेंट बात है कि सभी तीर्थ यात्रियों को यात्रा स्थल हेतु निर्धारित प्रस्थान स्थल यानी जहाँ से ट्रेन रवाना होगी वहाँ तक पहुँचने का व्यय स्वयं के व्यय से करना पड़ेगा। मान लो जैसे आप जोधपुर संभाग में है, आप जालोर सिरोही पाली किसी भी जिले के निवासी हैं और आपका चयन हो जाता है और आपकी ट्रेन जोधपुर से रवाना हो रही है तो आपको अपने स्थान से जोधपुर तक पहुँचने का या आपके स्थान से जयपुर तक पहुँचने का, उदयपुर तक पहुँचने का जो भी खर्चा होगा वो आपको स्वयं का होगा। ट्रेन में बैठने के बाद में वापस उस स्थान पर यात्रा पूरी करके आने तक का जो भी खर्च होगा वो राज्य सरकार को होगा। इसके अलावा अन्य यात्राओं के तो इसमें सीधी सी बात है कि जिस व्यक्ति का चयन हो जाता है वही पात्र होगा और अन्य पात्र नहीं होंगे। और यदि कोई यात्री यात्रा के दौरान देवस्थान विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों और सुविधाओं के अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त करना चाहता है और कोई एक्स्ट्रा सुविधा चाहता है तो आपको स्वयं के भुगतान पर आप कुछ भी सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। अब यात्रा के दौरान आपको जो भी आचरण मर्यादित रखना है, ज्वलनशील पदार्थ, मादक पदार्थ वगैरह आपको नहीं ले जाना है या जो भी नियम आचार संहिता होगी उसके पालन करना है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और कि जैसे सामान्यतः रात्रि 10 बजे से 6 बजे तक है वो शयन का समय रहेगा, आपको अपना बर्थ मिलेगा, उस पर आपको अपना विश्राम करना है। और अगर मान लो यात्रा के दौरान कोई दुर्घटना या कठिनाई है तो राज्य सरकार या उसका कर्मचारी कोई उत्तरदायी होगा, ये आपको पहले से देख लेना है। और इस तरीके से जो भी व्यय वगैरह होगा वो सारा देवस्थान विभाग का होगा और संचालन है इसके लिए जो भी मॉनिटरिंग वगैरह होगी वो विभाग की होगी। अब इसमें ये बाकी तो सारे हो गए। अब इसमें मैंने आपको इम्पोर्टेंट बातें बता दी, हालांकि बहुत बड़ा है, इसमें राज्य सरकार जो भी सहायता वगैरह दे रही है वो सारी दे रही है। अब लॉटरी का मैंने बता दिया कि जिला स्तर पे आपकी लॉटरी होगी। अब इम्पोर्टेंट बात की इसमें आवेदन कैसे करेंगे, तो यहाँ से जैसे एक तो ये देवस्थान विभाग की जो मेन वेबसाइट है मैं आपको बता दूँ। जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगे, इस वेबसाइट पे जाने के बाद में आप यहाँ एक तो रिपोर्ट्स देख सकते हैं और यहाँ से जैसे ये तो हो गया। अब यहाँ जैसे मास्टर जाकर के यहाँ देवस्थान की ये रिपोर्ट है। अब यहाँ अगर पहले तो आप देखेंगे तो यहाँ इस तरह की जो मेन साइट है इस साइट में जाकर के आप देखेंगे तो अलग अलग ऑप्शंस यहाँ आपके सामने शो हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि आपको डॉक्टर का सर्टिफिकेट किस तरीके का होगा, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा 2024-25 चिकित्सा प्रमाण पत्र आवेदक के लिए, यानी जो भी आवेदक है उसको चिकित्सा प्रमाण पत्र एक तो फॉर्म भरते समय आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में जब भी आपका यात्रा में नंबर आता है, महीने 2 महीने बाद 4 महीने बाद जब भी आता है, उससे 15 दिन पहले, यात्रा से 15 दिन पहले तक का आपको सर्टिफिकेट बनाना है। अब जिसमें प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती जो भी है, पिता का नाम, पति का नाम, उम्र, निवासी और ये यात्रा करने के लिए सक्षम है, इनको कोई भी बीमारी वगैरह नहीं है। ये चिकित्सक के हस्ताक्षर और सील होंगे, चिकित्सक का नाम, पद, स्थापना स्थान और मोबाइल नंबर होंगे। इस तरीके से अगर जीवन साथी या सहायक साथ में जा रहे हैं तो उनके लिए भी चिकित्सा का प्रमाण पत्र इस तरीके से लगाना पड़ेगा और ये बना करके आपको PDF ग्रुप में या जो भी फॉर्मेट होगा उसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया। अब जैसे मान लो आवेदन कैसे करेंगे, तो यहाँ से जैसे यहाँ लिंक दिया हुआ सीधा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा 2024 के लिए यहाँ से आवेदन करें। यहाँ भी आवेदन का दिया हुआ है तो आप कहीं से भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ से जैसे आवेदन करना चाहे तो यहाँ से जैसे ये आवेदन का ऑप्शन है तो यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से साइट खुल जाएगी और यहाँ से आपको इस पर क्रॉस करना है और यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आवेदन का आपके सामने पेज खुल जाएगा जिसमें आप आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कितना फॉर्म भरे गए, कितना जो भी डाटा अगर चाहते हैं, प्रतिदिन का डाटा वगैरह आप चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ से इस साइट से मिल जाएगा, यानी कितने फॉर्म वगैरह भरे, क्या है। तो चिकित्सा प्रमाण पत्र मैंने पहले बता दिया। अब जैसे यहाँ से आपको आवेदन करना है तो ये साइट थोड़ी सी बार बार स्क्रीन जा रही है। अब यहाँ से जैसे वरिष्ठ तीर्थ नागरिक यात्रा योजना, यहाँ से आप आवेदन करेंगे तो यहाँ आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज खुलेगा। अगर आपने आवेदन कर लिया है तो आप इसका आवेदन प्रिंट करना चाहें तो कर सकते हैं, नियमावली देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा एक डेमो बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको आवेदन करना है। तो यात्रा के आवेदन है, यहाँ आपको क्लिक करना है और यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पूछेगा कि आपको जन आधार ID एंटर करनी है। अगर आपका जन आधार नहीं बना है तो क्लिक करके आप जन आधार, जैसे आपके अगर भामाशाह बना हुआ है तो उससे आप जन आधार नंबर खोल सकते हैं। जन आधार की रसीद है आपकी तो रसीद से आप जन आधार की नंबर खोल सकते हैं।
और इसकी अंतिम तारीख है यहाँ 19/9/2024। यहाँ मैंने 2-3 बार बता दिया आपको कि 19 तारीख से पहले आपको आवेदन करना है और आवेदक के पास में जन आधार कार्ड होना आवश्यक है। अब यहाँ से जैसे मैं एक जन आधार एंटर करके आपको बता रहा हूँ, यहाँ से जैसे ही एक जन आधार मैं आपको डेमो के रूप में कर रहा हूँ, तो यहाँ से जन आधार एंटर करने के बाद में यहाँ खोजें पे आप क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो जन आधार में जो भी वरिष्ठ नागरिक होंगे वो सामने शो हो जाएंगे। यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो ये नाम आ गया, आधार नंबर आ गए, मोबाइल नंबर आ गए, पिता या पति का नाम आ गया, जन्म तारीख आ गई और यहाँ आपकी आयु अपने आप आ जाएगी। जो भी जन्म तारीख जन आधार में मेंशन है उसके अनुसार ये आयु 62 साल शो हो रही है, जेंडर मेल फीमेल है, फोटोग्राफ आ जाएगा। अब मान लो यहाँ से जिसको भी मान लो या तो एक ही 60 साल से ऊपर के नागरिक इस जन आधार में है। अगर किसी जन आधार में एक से अधिक मेंबर है तो यहाँ जो भी मेंबर है उनकी लिस्ट शो हो जाएगी और जो भी आवेदन करना चाहता है उसके नाम के आगे, यहाँ फोटो के आगे आपको चुने पे क्लिक करना है। अभी जैसे यहाँ चयन पे क्लिक कर रहे हैं। अब जैसे इनकी आयु 62 साल है यानी 70 साल से कम है तो इनके जो भी सहायक का ऑप्शन नहीं आएगा, सिर्फ जो भी पर्सनल डिटेल्स और जो भी 2 रिलेटिव है उनके कॉन्टैक्ट नंबर इंटर करने पड़ेंगे। अब यहाँ चुने पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको ये चुने पे क्लिक करना है। अब जैसे साइट थोड़ी सी धीरे चल रही है तो आप मैं आपको बता दूँ, चिकित्सा प्रमाण पत्र मैंने पहले ही बता दिया। अब यहाँ जैसे ये साइट है थोड़ी सी धीरे चल रही है तो मैं आपको थोड़ा सा पॉज करके बता देता हूँ। तो जैसे ही आप चुने पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पूछेगा कि क्या आप राज्य सरकार या केंद्र सरकार में सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी हैं या आप स्वयं या आपका स्वयं का जीवन साथी आयकर दाता है। अगर हाँ है तो आपके फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो जैसे यहाँ मैं नो कर रहा हूँ क्योंकि ये इनकम टैक्स पेयर नहीं है, तो यहाँ से ये आगे का जो विवरण है वो खुल जाएगा। अब जैसे 60 साल वर्ष के जो अधिक आयु के आवेदक है, अब आपको यहाँ प्राथमिकता पढ़नी है कि किस किस तीर्थ स्थल पर आप यात्रा करना चाहते हैं। आपकी प्राथमिकता प्रथम क्या है, तो यहाँ से जैसे मैं प्रथम प्राथमिकता जैसे तिरुपति बालाजी या जैसे मैं रामेश्वर भर रहा हूँ, मदुरई भर रहा हूँ। उसके बाद में दूसरी प्राथमिकता है जैसे मान लो प्रयागराज या वाराणसी भर रहा हूँ। जो भी आप पढ़ना चाहें वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से जैसे दूसरी मथुरा वृंदावन मैंने पढ़ ली। उसके बाद में यहाँ से तीसरी जो भी आप पढ़ना चाहें, तीसरी मान लो जगन्नाथपुरी भर दें। और अब हवाई यात्रा में आपकी एक ही चॉइस है जो पशुपतिनाथ काठमांडू। अब यहाँ से आप इसको सेव करना है, प्रारूप सेव एज ड्राफ्ट, तो इस पर आपको सेव कर देना है। अब आपको आगे जो भी डिटेल्स है आवेदक की वो यहाँ आपके नाम मिल जाएगा, पिता का नाम, पति का नाम, इंग्लिश में नाम, इंग्लिश में पिता पति का नाम, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ ये ऑटोमेटिक आ रही है। ये मोबाइल नंबर आपके यहाँ है, अतिरिक्त मोबाइल नंबर आपको यहाँ इंटर करना है। जो भी मोबाइल नंबर आप इंटर करना चाहें वो आप अतिरिक्त मोबाइल नंबर इंटर करें। उसके अलावा व्यवसाय आपको यहाँ से चयन करना है। अब जैसे मोबाइल नंबर 10 अंकों का होना जरूरी है, तो मैं यहाँ से मोबाइल नंबर यहाँ आपको ऐसे ही सिर्फ समझाने के लिए या डेमो के रूप में बता रहा हूँ। यहाँ से व्यवसाय चयन करना, तो यहाँ जो भी इनका ऑक्यूपेशन है, किसान है, चिकित्सक है, हाउस वाइफ है। अब मान लो ये जैसे हाउस वाइफ है तो मैंने हाउस वाइफ सेलेक्ट कर लिया। आधार नंबर यहाँ ऑटोमेटिक आ रहे हैं, जेंडर ऑटोमेटिक, वर्ग ऑटोमेटिक आ रहा है, निःशक्त जन नहीं है ये आ रहा है। और ईमेल आईडी आपको जो भी है वो भरनी है। अगर आप भरना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप ईमेल आईडी खाली छोड़ सकते हैं, इसमें कोई नहीं। और कोविड-19 की वैक्सीन की डोज 1 लगाई, 2 लगाई या कोई डोज नहीं लगवाई, तो जैसे डोज लगा दी तो ये इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपको आवेदक के रहने का स्थान है वो आपको चयन करना है। टीएसपी, नॉन टीएसपी, जैसे नॉन टीएसपी हो गया, ये ग्रामीण ऑटोमेटिक आ रहा है जन आधार से, जिला आ रहा है, पंचायत समिति आ रही है, पिन कोड वगैरह ये सारे आ रहे हैं। अब इसमें आपको तहसील है वो चयन करनी है, किस तहसील के आप हैं, आपका गांव आ जाएगा। यहाँ विधानसभा आपको चयन करनी है, तो जो भी आपकी विधानसभा है वो विधानसभा सेलेक्ट कर लें। एड्रेस यहाँ आप अच्छी तरह से लिख लें, हालांकि ऑटोमेटिक आ रहा है, इसमें आप कुछ बदलाव करना चाहें तो इसको आप और भी आगे जोड़ सकते हैं। ये हो गया। अब इसमें जीवन साथी अगर है तो आपको परिजन का विवरण लिखना है, अगर नहीं है तो आप खाली छोड़ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ 2 नामित प्रतिनिधि का विवरण भरना है आपातकाल में स्थिति के लिए। तो जो भी प्रतिनिधि आपके हैं, मान लो जैसे यहाँ मैं ABC भर रहा हूँ, जो भी आप प्रतिनिधि का नाम यहाँ भरना चाहें वो आप भर सकते हैं। मैं जैसे सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। स्त्री जैसे ABC भर दिया, इनके मोबाइल नंबर आपको यहाँ से भरना है। इस तरीके से आपको यहाँ इनका पूरा पता है वो आपको यहाँ भरना है कि कौन इनका कहाँ के है, क्या है, यानी ज़्यादातर फैमिली मेम्बर्स को ही आप लिख लें। और आवेदक से क्या संबंध है, परिजन है या परिचित है। मान लो परिजन है तो परिजन सेलेक्ट कर लें, परिचित है तो परिचित। इसी तरीके से दूसरे जो भी आपके प्रतिनिधि हैं उनके भी आपको नाम है, मोबाइल नंबर है, पता, और ये चयन करके आपको सेव करना है। उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फोटोग्राफ है आपके ऑटोमेटिक जन आधार से आ रहा है। अगर आप फोटो सही है तो ओके, अगर सही नहीं है तो आप यहाँ से आप इसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है यदि आप फोटो परिवर्तित करना चाहें तो अपलोड करें, अन्यथा आवश्यकता नहीं है। जैसे फोटो अपलोड करेंगे तो आपके यहाँ आ जाएगा नया फोटो। और अगर मान लो फोटो सही है, जन आधार में अपडेटेड है, तो आपको कोई भी करने की जरूरत नहीं है। अब इसके आगे है चिकित्सा प्रमाण पत्र। तो चिकित्सा प्रमाण पत्र यहाँ से आपको चूज फाइल में लेकर के आपको अपलोड करना है, यानी चिकित्सा प्रमाण पत्र डॉक्टर से बनवा करके आपको
इसमें अटैच करना है। यहाँ से जैसे आप देखेंगे तो इस तरीके का चिकित्सा प्रमाण पत्र है, ये आपको अटैच करना है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब चिकित्सा प्रमाण पत्र के बाद में आपको यहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट, यहाँ जो चेक बॉक्स वगैरह, इन सब पे आपको यहाँ जो भी क्लिक करना है। और मैं विज्ञप्ति की सहमत हूँ, मैं या स्वयं या जीवन साथी आयकरदाता नहीं है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के राजपत्रित सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ये सारे जो भी नियम है ये करने के बाद आप इसको फाइनल सेव कर लें। और फाइनल सेव करने के बाद में इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात की, जैसे मान लो संपर्क सूत्र की बात करें तो ये तो इसकी वेबसाइट होगी देवस्थान विभाग की। कंट्रोल रूम है वो कार्यालय दिवस में 10 बजे से 5 बजे तक रहेगा। और यात्रा से संबंधित अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। देवस्थान की विभाग की जो वेबसाइट है ये है। और इसके अलावा जब भी आपके फॉर्म वगैरह संबंधित शुरुआत हो जाएगी तो उस समय आपके समस्त जिलों के जो भी कार्यालय के नंबर है, कार्य क्षेत्र वगैरह, तो जैसे देवस्थान आयुक्त कार्यालय जैसे उदयपुर है तो उसमें उदयपुर मुख्यालय है, उसके नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। जयपुर का है तो जयपुर और दौसा जिले इसमें आ रहे हैं। और जयपुर दूसरा है, उसमें सीकर, झुंझुनू, अलवर जिले। इस तरीके से भरतपुर है, जोधपुर है, जैसे पाली, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही और जैसलमेर जिलों के लिए जोधपुर है। और यहाँ से आप इसके ये नंबर है कार्यालय के, यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। तो किसी भी अगर जानकारी के लिए आप ये जो भी नंबर दिए हुए हैं इससे आप संपर्क कर सकते हैं। ये भी आपको वेबसाइट पे सारा मिल जाएगा। तो ये तो पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी। अब रिपोर्ट की बात करें तो जैसे कितने फॉर्म आज तक आवेदन हुए हैं वो भी अगर आप जानना चाहें तो यहाँ से आप अलग अलग तरीके से आप आवेदन है वो प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। यहाँ से जैसे आप मेन डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ से बैक साइड पे जाएंगे तो बैक टू साइट में यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे आप साइट पे जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी इस फॉर्म को अभी तक सेव नहीं किया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था। जब भी आप फॉर्म आवेदन करें अच्छी तरह से चेक करके उसको सेव कर लें। अब मैं जैसे कितने फॉर्म भरे गए हैं, किस जिले के लिए या किस स्थान के लिए कितने फॉर्म भरे गए वो अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आपको रिपोर्ट या आवेदन की स्थिति, यहाँ से आप क्लिक करेंगे आवेदन की स्थिति। इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी डाटा अभी तक का होगा वो आपके शो हो जाएगा। जैसे मैं अभी 4 तारीख को आज ही वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें अब तक जितने भी फॉर्म भरे हुए हैं वो आपके सामने यहाँ शो हो जाएंगे। थोड़ा सा ये साइट धीरे चल रही है और जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा इस पर आवेदन बढ़ेंगे तो आप यथाशीघ्र अगर फॉर्म भरना चाहें तो जल्दी से फॉर्म भर लें, क्योंकि जितना जल्दी भरेंगे आपको समस्या कम होगी। धीरे धीरे जैसे जैसे लोड बढ़ेगा ये साइट है वो काम करना कम करेगी या धीरे धीरे चलेगी। तो यहाँ आवेदन की स्थिति मैंने जैसे क्लिक किया तो अभी भी ये पेज नहीं खुल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो आवेदन की स्थिति देखना चाहे तो मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो जैसे अभी तक कुल आवेदन है 208 है, कुल यात्री है 374 हो गए। आज आवेदन जो भी प्राप्त हुए 208 हुए, क्योंकि आज ही ये पोर्टल शुरू हुआ है। आज के आवेदन जैसे 4 तारीख का है। अब कुल यात्री 374 हो गए। अब इसमें आप रिपोर्ट देख सकते हैं जिला वाइज, तो किस जिले से, जैसे अजमेर से कुल आवेदन 2 हुए हैं, कुल यात्री 3 है। अलवर जिले से 3 आवेदन हुए, 5 यात्री है। इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट वाइज आप यहाँ से पूरा आंकड़ा देख सकते हैं। 208 है और इसमें टोटल आवेदक है वो 374 हो गए। अब इसके बाद में आप रेल यात्रा के, हवाई यात्रा के देखना चाहें तो हवाई यात्रा के कितने हैं तो वो यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपकी हवाई यात्रा की डाटा है वो शो हो जाएगा। यानी हवाई यात्रा आपको पता है एक काठमांडू है तो यहाँ 155 लोगों ने प्रथम प्राथमिकता भरी है। डिस्ट्रिक्ट वाइज आंकड़ा यहाँ से देख लें। और अगर ट्रेन का आपने भरा तो, और ट्रेन का अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से जैसे रेल यात्री का देखना चाहें तो मैं यहाँ से रेल यात्रा का बता देता हूँ। ये तो हो गया हवाई यात्रा का। अब रेल यात्रा का जैसे आप रेल यात्रा पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जैसे जो भी आवेदन है वो यहाँ देखेंगे आप। तो जैसे उज्जैन ओंकारेश्वर के लिए प्राथमिकता 2 लोगों ने दी है, द्वितीय प्राथमिकता 4 लोगों ने, तृतीय 18 ने। सबसे ज़्यादा जो आवेदन आए हैं वो रामेश्वरम मदुरई के लिए आए हैं, 121 आवेदन प्रथम वरीयता के लिए। उसके बाद में सेकंड चॉइस में 24 और इस तरीके से कुल 208 लोगों ने ये पंजीकरण किया है। डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट वाइज ये आवेदन की स्थिति मैंने आपको पहले बता दी। इस तरीके से जैसे कुछ जिलों में अभी शुरुआत 0 है, कुछ में 1 है, कुछ में 2 है। जैसे कोटा में 12 आवेदन भरे गए, 24 लोग ने अप्लाई किया है। यहाँ से सवाई माधोपुर में देखेंगे तो अभी तक 38 लोगों ने अप्लाई कर दिया। इस तरीके से ये पूरी रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से जैसे आप बैक साइड पे जाएंगे, अब आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा हुआ है तो आप फॉर्म दोबारा भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास में मैसेज आया होगा या और डिटेल से आप पता कर सकते हैं कि आपका फॉर्म आवेदन है वो किस स्थिति में। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी। आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आपके लिए हुई रहेगी। तो अगर आपके भी परिवार में या आसपास में कोई भी वरिष्ठ नागरिक है और वो स्वस्थ है और निःशुल्क देवस्थान की यात्रा करना चाहते हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, उनको ये जानकारी ज़रूर दें। और पूरा मैंने प्रोसेस डिटेल में बता दिया। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोग हुई रहेगी। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।